हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 82। इससे पहले ऑलरेडी हमने 81 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन है वेरीनाग, राकसताल झील, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखरचू ग्लेशियर से होता है जो कि तिब्बत में स्थित है। अर्थात सही आंसर है यहाँ पे ई ऑप्शन। बात करें यहाँ पे वेरीनाग के बारे में, तो वेरीनाग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। राकसताल झील के बारे में बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे तो सतलज नदी का उद्गम होता है जो कि तिब्बत में स्थित है। राकसताल झील तिब्बत में स्थित है, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। वहीं बात करें चंद्रा और भागा नदियों के संगम से, यहाँ से कौन सी नदी की उद्गम होती है, तो यहाँ से चिनाब नदी की उद्गम होता है, चिनाब। ठीक है, और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोखरचू ग्लेशियर से होता है। ठीक है, आप देखेंगे सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, फिलहाल भारत के द्वारा उसे स्थगित कर दिया गया था। उसमें से 6 नदियाँ हैं, 3 पश्चिमी नदियाँ और 3 पूर्वी नदियाँ, 6 नदियाँ। तो 6 नदियों के बारे में आपको याद रखनी है, कहाँ से उनका उद्गम होता है और कहाँ से उसका कहाँ पे मुहाना है। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको याद रखनी है, क्रम से याद रखनी है तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बच गया 2 नदियाँ और। कौन कौन सी नदी बच गई, एक ब्यास और दूसरा है आपका रावी नदी। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा। आप लोग सुने होंगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड। ठीक है, यहीं से होता है ब्यास नदी का उद्गम। बात करें रावी नदी के बारे में, तो रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा भांगल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये 6 नदियाँ का उद्गम कहाँ से होती हैं आपको याद रखनी है, और कहाँ पे इसका मुहाना है ये भी आप याद रख सकते हैं इस मैप के जरिए, इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ये क्रम भी याद रखिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा है, जैसे कि सिंधु नदी, झेलम नदी है ना, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और फिर नीचे सतलज है। तो ये क्रम से याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये 3 जो नदियाँ हैं, ऊपर का 3 नदियाँ, इसे पश्चिमी नदियाँ कहा जाता है, वेस्टर्न रिवर्स। और इधर की जो नदियाँ 3 नदी जो बच रही हैं इसे कहा जाता है वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, यानी कि पूर्वी नदियाँ, जो कि 3 पूर्वी नदियाँ भारत के हिस्से में हैं। ज़्यादातर उसके हिस्से में तो सभी तो भारत में ही हैं, लेकिन भारत से नहीं होकर जाती हैं, लेकिन उसका जो अधिकार क्षेत्र है, तो दक्षिण का पूरब का जो 3 नदियाँ उसका 80% इस्तेमाल करने का अधिकार भारत के पास है, जबकि पश्चिम के 3 नदियों का जो इस्तेमाल अधिकार करने का जो क्षेत्र मिला हुआ है पाकिस्तान को मिला हुआ है 80%, उसका जल का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के भागों को आच्छादित करता है। ऑप्शन दे रखा है छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। याद रखनी है, बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों को आच्छादित करता है। ठीक, आप चाहे तो मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये रहा आपका बुंदेलखंड और ऊपर में है आपका उत्तर प्रदेश और नीचे है आपका मध्य प्रदेश, जबकि माला का पठार यहाँ पर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है बघेलखंड और ये है माफ़ कीजिएगा छोटा नागपुर प्लेटू पठार, जो कि आप देखेंगे ज़्यादातर इसका हिस्सा झारखंड में स्थित है। ये है आपका यहाँ पे देखेंगे डेक्कन प्लेटू, ये है आपका तेलंगाना और ये है दंडकारण्य और ये है आपका शिलोंग का पठार और ये आपका हिस्सा देखने को मिल रहा होगा कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो इन सभी पठारों को आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है। सवाल है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है। ऑप्शन है 4, 5, 6, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो याद रखनी है, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा मिलती है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है, तो हम बात करें सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे इधर से, तो यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक है, इसी के नीचे आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे बिहार देखने को मिलेगा, फिर इस तरीके से पश्चिम बंगाल यहाँ पर मिलेगा, और फिर यहाँ पर है सिक्किम, और ये पूरा एरिया है नेपाल का। इधर देखेंगे तो भूटान है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा एरिया चीन का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिक्किम है ना, ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है, इधर भूटान, इधर नेपाल, इधर चीन। ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 और ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इधर ये सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट याद रखिए कि किस तरीके से हमारा पूरा भारत है। पढ़ते वक्त हमेशा कोशिश कीजिए कि मैप जो है ना भारत का, वर्ल्ड का, अपना जो राज्य से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस राज्य से संबंधित रखते हैं, उन सभी राज्यों का, देशों का और वर्ल्ड का मैप सामने जरूर रखिए अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो। चलिए अगला सवाल है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है, कौन शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खुदाई, बिल्कुल गलत है, यह प्राथमिक क्षेत्र में से शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो जिसका निष्कर्षण किया जा रहा हो या फिर खुदाई किया जा रहा हो, या फिर कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन है, कृषि से जो भी संबंधित वैसी चीज़ें हैं, सभी को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कच्चे माल का प्रसंस्करण या फिर परिवर्धन, एक नया रूप देना। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पादन हम कर रहे हैं उसका एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे दूध से हम कुछ मलाई बना रहे हैं, या फिर कोई केक बना रहे हैं, या फिर कोई इसका दूध मलाई बना रहे हैं, जो भी कुछ नया प्रोडक्ट बना, दूध उत्पादन कर रहे हैं, दूध से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सभी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो सभी देखेंगे उसे द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप में रखा जाता है। ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, उपभोक्ताओं का सेवाओं का प्रावधान, अर्थात सर्विस सेक्टर जो भी हैं, इसे रखा जाता है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्राथमिक और द्वितीय के दोनों को मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो आप क्लास 10th में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके अपर क्लास में जाएंगे 11th 12th में, तो 2 क्षेत्र और देखने को मिलेगा, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। कौन कौन है उस दोनों सा, देख लीजिए जरा सा। तो ये वाला है, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान पर आधारित क्षेत्र आता है, जबकि पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शीर्ष नीति निर्माता, शीर्ष कंपनियों की नीति निर्माता, उच्च प्रबंधक आदि को शामिल किया जाता है। जबकि पंचम क्षेत्र को गोल्डन कॉलर्स जॉब भी कहा जाता है। ये आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन दे रखा है, हेलमेट, सघन घरों के साथ गांव, फार्म हाउस एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हेलमेट वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, एक हेलमेट होता है, झोपड़ी भी होता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना, यहाँ पे सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सघन घरों के साथ गांव। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः देखेंगे आप तो वहाँ पे सघन घरों के साथ गांव देखने को मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांव गंगा के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि के कारण सघन घर या फिर आबादी पाई जाती है, जहाँ की जलवायु मानवोचित होगा, जब वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएंगी। जब मानव जीविका का साधन सरल और सहज रूप से उपलब्ध होते हैं तो वहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है, उपजाऊ भूमि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, यातायात आदि के साधन संपन्न क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि देखेंगे मरुस्थल हो गया, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे आपको विरल आबादी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, जीवन की उन्नत गुणवत्ता, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सवाल पढ़िए अच्छे से, क्या लिखा है कि भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई शहरी बस्ती है और वहाँ पे भीड़ भाड़ है तो वहाँ पे क्या लगता है, सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव होगा, नहीं, जो भी सार्वजनिक जो सेवा होगा, सर्विस होगा, उस पर दबाव अधिक होगा। ठीक है, तो गलत दिख रहा है। फिर जीवन की उन्नत गुणवत्ता, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होंगी जिन शहरी बस्तियों में,
या किसी बस्ती के बारे में बात करें जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, वहाँ जीवन को जो उन्नत गुणवत्ता कैसे देखने को मिल सकती हैं, तो ये भी गलत दिख रहा है। फिर है बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, भीड़ भाड़ अधिक होगा वहाँ पे बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, वहाँ पे बेहतर कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जैसे खुद देखिए ना, अगर आप शहरों में होंगे तो आसपास का आप देख सकते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन कितना मुश्किल से किया जाता है ना, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। तो ये भी गलत दिख रहा है कि भीड़ भाड़ के कारण ये शहरी बस्तियों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन हो सकते हैं, ये गलत है, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ अर्थात जनसंख्या का संसाधनों की अपेक्षाकृत अधिक होना जो किसी भी स्थिति में मानव जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जनसंख्या अधिक होगी वहाँ सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव अधिक होगा, ऐसे स्थिति में जीवन की गुणवत्ता भी कमी आएगी। जब आबादी अधिक होगी तो अपशिष्ट प्रबंधन उचित ढंग से निष्पादन नहीं हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्याएं भी बहुत ही खतरनाक चरण में पहुंच जाती हैं। सामान्यतः विरल आबादी क्षेत्रों में उपरोक्त समस्याओं का भाव देखने को मिलती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है गिर वन, सुंदरवन, कान्हा टाइगर रिजर्व। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सुंदरवन। आसान सा सवाल था, ध्यान रखिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत के सुंदरवन स्थान पर पाए जाते हैं और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी डेल्टा भी है। सुंदरवन का नामकरण सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा था। ठीक है, और यह क्षेत्र मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर्स का निवास स्थान भी है। बात करें हम भारतीय शेर के बारे में तो यहाँ पे देखने को मिलेगा गिर वन में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, वहीं बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और आपको याद रखनी है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में शुरुआत की गई थी, 1973 में, जबकि भारत में बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में देखेंगे तो 3167 बाघ आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2022 जनगणना के अनुसार है, 3167 बाघ प्रेजेंट में भारत में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्चुअली में इस क्वेश्चन के लिए मैं मैप की आवश्यकता होती तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते, बट खैर कोई नहीं। पहला दे रखा है ऑप्शन में कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसी पर्वत श्रृंखला पर संबंधित, इसी श्रृंखला से संबंधित है। बिल्कुल सही है, आपको याद रखनी है। K2 ये काराकोरम पर्वत से संबंधित है, यहीं पर स्थित है ये, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह पश्चिम में पामीर नॉर्थ से निकलती है, बिल्कुल सही है, और यह पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है, ये भी सही है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? ऑप्शन दे रखा है असम, हरियाणा, पंजाब, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में पंजाब राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है। यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो फर्टिलिटी रेट या फिर प्रजनन दर 1.6 है। अगर बिहार का पूछा जाए तो याद रखिएगा बिहार का प्रजनन दर यहाँ पे देखने को मिलता है 2.98। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिहार में प्रजनन दर 2.98 बताई गई है और सबसे कम कहाँ पे है? पंजाब में, जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें पहला ऑप्शन के बारे में, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, जो कि अब देखेंगे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी बात है गरसोपा जलप्रपात। ठीक है, तो गरसोपा जलप्रपात अब देखेंगे कि ये सरस्वती नदी पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो ये भी सही है। डुडुमा जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये मचकुंड नदी पर है, ना कि महानदी पर, मचकुंड नदी पर है।
ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वहीं बात करें चुलिया जलप्रपात के बारे में, तो ये चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, लूनी नदी पर नहीं है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 4 गलत है। इसका ऑप्शन देखिए कौन सा दिख रहा है, तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक छूटा हुआ है शायद, यहाँ पे 4 गलत था ना, और यहाँ पर एक होना चाहिए था, 3 और 4, या 3 छूटा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दे रखा है, निलंबित कण पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन उत्सर्जन, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक से अधिक कथन सही दिख रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रदूषण आज विश्व की एक प्रमुख समस्या है। प्रदूषण शहरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। शहरी प्रदूषण का मूल कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जनसंख्या का दबाव के कारण कचरा का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण समस्या उभर कर आया है। प्रदूषण अब केवल जल और थल सीमित में नहीं रह गई है, इसके विस्तार अब देखेंगे तो अंतरिक्ष में भी हो गई हैं। कृत्रिम उपग्रह के बढ़ते होड़ के कारण अंतरिक्ष में भी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भरमार हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, याद रखनी है। अगला सवाल है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है। अच्छा सवाल है कि ध्रुवीय क्षेत्र अक्षांश तक रहने योग्य, किस अक्षांश तक रहने योग्य है। 80 डिग्री अक्षांश तक, 75 डिग्री, 70 डिग्री, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे किस ग्लोब पर आप देखेंगे तो ये 27 डिग्री और यहाँ पर है ये 66.5 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच को कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे कि 80 डिग्री तक रहने योग्य है, जहाँ भी 80 डिग्री आएगा वहाँ तक रहने योग्य है, उसके बाद इतना ठंड है वहाँ पे कि वह रहना पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्र 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है, इसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, इसमें बताने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बाकी आप लोग सब जानते होंगे कि विषुवत रेखा के दोनों गोलार्धों में 27 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये विषुवतीय के जो 23 डिग्री ऊपर नीचे है इसके बीच वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा यहाँ पे जैव विविधता देखने को मिलती हैं। तो ये सभी आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है। ऑप्शन दे रखा है 28%, 23%, 70%, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, विश्व में भूमि के मात्र 10% भाग पर ही खेती की जाती है। वहीं बात करें भारत में, तो भारत के कुल क्षेत्र का लगभग आप देखेंगे तो 51% भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4% चारागाह फैला हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हैं, 4% पर चारागाह फैला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा इसका गुजरात। ध्यान रखिएगा, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन 2022 में शुरू हुआ है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत में परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। परमाणु विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था, ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखनी है इन सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में है, जैतापुर भी महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा आपका देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक में है, कुडमकुलम और कल्पक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर चुके होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। ऑप्शन दे रखा है कोरापुट, सुंदरगढ़, खेतड़ी, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। खेतड़ी तो आप लोग जानते होंगे, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो आप देखेंगे कि कोरापुट भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। भारत के उड़ीसा राज्य में कोरापुट जिले में ये स्थित है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे स्थित है ये? उड़ीसा में। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में ही होता है, याद रखनी है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन चीन देश करता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा के सुंदरगढ़, कोइझर, मयूरभंज आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क के लिए विख्यात है। जबकि खेतड़ी आप लोग को बताई दी है कि खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, तांबा के लिए विख्यात है उत्पादन के लिए। जबकि कोडरमा में आप देखेंगे कि झारखंड में अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। झारखंड का कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में देखेंगे कि एक सर्वे में पता चला है कि बिहार के जमुई में सोना के खदान होने का प्रमाण मिला है, जो देश के कुल सोना उत्पादन का लगभग देखेंगे तो 44% भंडार संरक्षित होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए इन सब चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नवामुंडी और किरीबुरू प्रसिद्ध है, वे निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है झारखंड। याद रखना है, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नवामुंडी और किरीबुरू प्रसिद्ध है, वे झारखंड राज्य में स्थित हैं। भारत में उत्तर वैदिक काल से ही लोहा का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, आपको याद रखनी है। भारत में सर्वाधिक चांदी और सीसा का उत्पादन राजस्थान में होता है, और भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। तो इन सब चीज़ों को, डेटा को आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना है और याद भी होगा कि भारत का प्रथम वास्तविक रूप में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना 1907 में साकची, जो कि झारखंड में है, टिस्को के नाम से किया गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं? ऑप्शन है मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे सदाबहार वन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन ऐसे क्षेत्र में पाई जाती हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती हैं। ठीक है, इस प्रकार के वन में देखेंगे तो 50 से लेकर के 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूरी ढलान और उड़ीसा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय के तलहटी, पश्चिमी घाट के पूरी ढलान और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के लिए मुश्किल से आप देखेंगे तो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल और याद रखिएगा कांटेदार वन के बारे में, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जहाँ या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और एक सवाल पूछा जाता है कि अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं? अल्पाइन वन जो होते हैं कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं? तो याद रखना है 2500 से लेकर के 4000, ठीक है, 2500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं अल्पाइन वन। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका महादेश का पेरू देश अन्य किन देशों से सीमा बनाता है? दक्षिण अमेरिका महादेश का पेरू देश अन्य किन देशों से सीमा बनाता है? ऑप्शन दे रखा है चिली और बोलोविया, ब्राज़ील और कोलंबिया, इक्वाडोर या फिर एक से अधिक होगा, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास अगर आसपास में मैप होगा तो वहाँ पर देखेंगे आप तो पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका महादेश का पेरू देश अन्य 5 देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, पेरू देश के साथ सीमा साझा करने वाला 5 देश हैं, कौन कौन? चिली, बोलोविया, ब्राज़ील, कोलंबिया व इक्वाडोर। ठीक है, ध्यान रखना है, पेरू देश के साथ सीमा साझा करने वाले 5 देश हैं, चिली, बोलोविया, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? बताना है कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है या फिर सहन करने वाला है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सब देखेंगे कि बाजरा फसल एक ऐसा फसल है जो कि सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है।
शुष्क मौसम का अभिप्राय है जहां औसतन वर्षा से कम वर्षा होती है या जहां 75% से कम वर्षा वार्षिक होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में ज्वार, दाल, बाजरा, रागी, चना आदि महत्वपूर्ण फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। अगला सवाल है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी हैं? ऑप्शन दे रखा है एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारत में असुरक्षित प्रजातियों में गंगा डॉल्फिन, काला हिरन, एशियाई जंगली कुत्ता और ब्राउन बियर, गौर, गोल, इसके बाद है अंडमान रैट, एशियाई गोल्डन कैट, चार सींग वाला मृग, ये सभी अब देखेंगे तो असुरक्षित प्रजातियों में रखा गया है। तो यहाँ पे अब देखेंगे सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे वैसे हमने सारा लिस्ट दे दिया है, इसे आप चाहें तो एक बार जरूर से रीड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी भी भारत में असुरक्षित प्रजातियों में जो भी प्रजाति हैं उन सभी का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? ऑप्शन दे रखा है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करता है। ये भी आप लोग जानते होंगे कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है ना। सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैप के जरिए, ये मैप हम महेश कुमार बनवाल की बुक जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वैसे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर है, ये है आपका सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर ये बनाई गई हैं। तो यहाँ सब देखेंगे ये राजस्थान, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, इन चार राज्यों को कवर करती है ये सरदार सरोवर बांध। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो कौन सी है? लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों को उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना है, वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों को उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का कृषि पर आधारित उद्योगों में से सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, है ना, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भौगोलिक विस्तार के आधार पर वर्ष 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत भू क्षेत्र की मृदा को कुल कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन दे रखा है 5, 6, 8, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारत की मृदा को, आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, याद रखना है। हाँ ठीक है, 8 होगा, ठीक है ना, 8 सही है क्योंकि आप देखेंगे कि 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारत को जनरली मृदा को 4 वृहद समूह में और 4 लघु समूह वाले वर्गों में बांटा गया था। तो कुल मिलाकर 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारत की मृदा को 4 वृहद समूह वाले मृदा एवं 4 लघु समूह वाले मृदा में बांटा गया था। 4 वृहद समूह वाले मृदा कौन कौन सी हैं? तो जलोढ़ मृदा, लाल पीली मिट्टी, काली या रेगूर मृदा या फिर एक और लेटेराइट मिट्टी। जबकि 4 लघु समूह वाले मृदा कौन कौन सी थी? तो पर्वतीय मिट्टी, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी तथा पीट जैव मृदा। ठीक है, याद रखनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आसान सा सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी।
ठीक है। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श होती हैं। काली मिट्टी को रेगूर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चैनोजम आदि के नामों से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ एक और उसके बगल में कौन सा है, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में भी पाई जाती हैं, जो लगभग आप देखेंगे तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई हैं। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और एक कार्बोनिक जो तत्व जो होती है वो उसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO का प्रमाणन है। किसके पास है? NTPC, NHPC, HAIL, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ये ऑप्शन NTPC। NTPC भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। और ये भी याद रखना है NTPC का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और एक ये महारत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे NHPC का पूरा नाम होगा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जबकि हेल का पूरा नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? ऑप्शन है गैलेना, क्यूपराइट, बॉक्साइट, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्युमिनियम श्वेत रंग की एक धातु है। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। तो ये था महत्वपूर्ण 26 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग आज महसूस किए होंगे कि थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं मुझे निकलनी है जरूरी से, इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो भी आपको देते जाएँ जल्दी ही सही। लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग जल्दी से वीडियो तैयार बनाएँ, क्वेश्चन बनाएँ और जल्दी से इसको पढ़ा भी रहे हैं। तो इसलिए क्षमा चाहूँगा यदि कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुई होगी, अगर किसी तरह को परेशानी हुई होगी तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।